अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट विद टेंसर अलजेब्रा। इसमें हम कुछ टॉपिक्स आज हम देखेंगे जो हमारे पेपर के रेलिवेंट होंगे। तो सबसे पहली बात है कि टेंसर अलजेब्रा और उसकी कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स जो पेन और कॉपी आप अपने पास रखें उनको नोट डाउन कर लें। सबसे पहली बात है कि आप देखते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम स्केलर कहते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम स्केलर कहते हैं, लाइक डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और इस तरह की क्वांटिटीज़ को स्केलर कहा जाता है। बट कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम वेक्टर कहते हैं, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। तो आपको स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता है। लेकिन अब होता ये है कि अगर आप एक फार्मूला ले लें, जो फार्मूला है 3 की पावर n, जो 3 की पावर n फार्मूला है, इसमें अगर आप लोग n की जगह 0 रखें तो जो आपके पास टर्मिनोलॉजी आती है, यानी आपने पुट कर लिया 3 पावर 0, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब हम ये मतलब लेंगे कि स्केलर आर टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, यानी कि एक स्केलर भी टेंसर है, वेक्टर भी टेंसर है। और यानी कि टेंसर जो है उसमें आप लोगों के पास पूछा जाए कि स्केलर क्या टेंसर है, तो आप कहते हैं स्केलर भी टेंसर है और वेक्टर भी टेंसर है, लेकिन जो स्केलर है उसका ऑर्डर 1 है और जो वेक्टर है उसका ऑर्डर 3 है। तो अब आपसे पूछा जाए कि जैसे यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे हैं, वेक्टर आर टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 1 विद 3 पावर 1 इक्वल टू 3 कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके 2-3 बनते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1 के टेंसर जो है वो क्या है, ये बात हमने नहीं की, बल्कि हमने ये बात की है कि स्केलर क्या स्केलर टेंसर है। तो आपने कहा जी स्केलर भी टेंसर है, वेक्टर भी टेंसर है। और स्केलर और वेक्टर के टेंसर होने में डिफरेंस इतना है कि स्केलर का ऑर्डर 0 है और वेक्टर का ऑर्डर 1 है। और इसी तरीके से स्केलर और वेक्टर के अलावा आपको ये पता हो कि स्केलर का कंपोनेंट 1 है और वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं। अब स्टूडेंट, अगर आप 3 की पावर 2 रख लें, 3 की पावर 3 रख लें, यानी इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं, तो हमने उसके लिए स्पेसिफिक कोई नाम नहीं रखा हुआ, उसको हम लोग टेंसर ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेंसर के बारे में जब आप समझेंगे तो इसको इट मीन के वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर एज वेल एज वेक्टर, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फर्दर मोर इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, तब भी वो टेंसर में ही आते हैं। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट? मीन टू से कि आपके पास कोऑर्डिनेट के बारे में आपको थोड़ी बहुत आगाही होगी। अगर नहीं है तो आप जानते हैं कि आप जो लोग जब लेते हैं, जैसे कुछ क्वांटिटीज़ ली जाती हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वगैरह, तो हम कहते हैं जैसे कि ये कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ज़ाहिर बात है कि जब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी और सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी उसको, तो आप ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे आपका कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया है तो इसका मतलब है अगर आप लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे बना लें, मतलब आप एक्स वाई जेड एक्सिस बदल लें, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस अब उधर रख लिया, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस इधर, तो इसका मतलब है कि आपने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो है, जिसकी इस तरह की शेप थी एक्स वाई जेड एक्सिस, उसको घुमा थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस, लेकिन हमने इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर लिया, मीन के आप जो है हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस जो है हमने इसको यहाँ एक्स से एक्स प्राइम बना दिया, और जहाँ पे वाई था उसको यहाँ पे जाके वाई प्राइम बना दिया, और जहाँ जेड था वहाँ पे जेड प्राइम बना दिया। यहाँ से स्टूडेंट आपने ये बात निकाली है कि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं उनको या तो हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं या हमें उन्हें रोटेट करते हैं। ट्रांसलेट का मतलब होता है कि जैसे कि आपको कोई शेप दी हो और आप उसको उठा के ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, लेफ्ट राइट या अप डाउन, तो आपने इसे ट्रांसलेट किया। लेकिन आप ओरिजिन वही रख के आप उसको थोड़ा सा टर्न कर रहे हैं तो आपने रोटेट किया, या फिर ओरिजिन भी चेंज कर रहे हैं साथ में रोटेट भी करवा रहे हैं, तो इट मीन कि आपने ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट दोनों किया है। अब ये है हमारे पास स्टूडेंट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम जाएंगे तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब होता ये है स्टूडेंट कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट की।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में आपने कहा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या एज वेल एज हम बोथ ट्रांसलेट और रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमें दिया गया है इन 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर स्पेस, हमें 3 डायमेंशनल लेट सपोज जैसे XYZ है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को XYZ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम इसको इस तरह लिखें, यानी x पावर 1 y पावर z x2 और x3, और ये जो है वो है XYZ। अब स्टूडेंट ऐसा कन्वीनियंट क्यों है, उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हम लोगों ने जब हम टेंसर पढ़ते हैं तो इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे होती है कि जब ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि इनको मैं एक दूसरे के साथ लिंक करूंगा, आपको इन तमाम पॉइंट्स की समझ आएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये होता है कि आपके पास जब आप किसी को ये कहते हैं कि फलां जगह आपने जाना है, तो उसको आप ये कहते हैं कि यहाँ से सीधा जाओ, फिर वहाँ से राइट लेना, फिर थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ना, फिर राइट लेना, लेफ्ट मुड़ना, इस तरह करते करते आप वहाँ पहुँच जाओगे। अब ये रास्ता इतना मुश्किल है कि उस बंदे को ये भूल जाएगा कि वो कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचे। तो फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट आपने एक जब बंदे को यहाँ से अगर दूसरे पॉइंट तक पहुँचाना है तो इट मीन कि आपको कोई ऐसे मैथमेटिकल सिंपल सिंबल हो जिसकी मदद से अगर उसके ऊपर वर्क किया जाए तो वो पहुँच जाए। तो इसी तरीके से जो टेंसर है ये बेसिकली अपनी डायरेक्शन जो है, जैसे वेक्टर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखता है, तो आप खुद सोचें कि टेंसर जो है वो वेक्टर भी उसके अंदर आता है, लेकिन उससे अगर हायर हो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग सिंबल ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हम देखते ही पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है स्टूडेंट कि हमें यहाँ पे स्टडी करने के दौरान, टेंसर को स्टडी करने के दौरान, ना तो हमें कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या ऐसे कोई मुश्किल फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई डिफ़िकल्ट किस्म के मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट हमारी रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि हम लोगों ने नोटेशन को समझना है कि इस इशारे या इस सिंबल का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये कहा कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, अब ये जो मेरे पास कंपोनेंट लिखे हुए हैं x y z, इनको मैं इनमें और इसमें मैं आपको लिंक बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ x1 x2 और x3 लिखता हूँ। अब स्टूडेंट तीनों में डिफरेंट, अगर मैं x को x1 कह दूं, y को y2 कह दूं और z को x3 कह दूं, तो इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि ये जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं इनको मैं लिख सकता हूँ x पावर i मीन कि मैं 1 2 3 करूँगा तो वो ये बन जाएंगे। इसका मतलब है कि दिस इज़ कन्वीनियंट कि हम x पावर नहीं पढ़ेंगे, इसे x1, ये जस्ट नोटेशन है, x2 x3, याद रखें यहाँ पे क्यूब नहीं है। तो ये जो हमने लिखा है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इससे, इसलिए कि इसको जो है ना वो एक सिंगल वर्ड में नहीं लिखा जा सकता, इसको x पावर i लिखा जा सकता है और i इक्वल टू 1 2 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब टेंसर स्टडी करेंगे तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम इस टर्म के बजाय इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें। और उसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है x y z जो है। आप देखें स्टूडेंट, अगर आपके पास x के 3 कंपोनेंट हों, अगर x के आपके पास अगर 3 कंपोनेंट हों, जिनको पहले को आप अगर x1 कह दें, उसके दूसरे कंपोनेंट को x2 कह दें और तीसरे कंपोनेंट को x3 कह दें, तो ये x के कंपोनेंट हैं। लेकिन y के कंपोनेंट को हम क्या कह देंगे, उनको भी हमने चूंकि x ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा आसानी की तरफ जाना है, तो x बार ऊपर हम 1 डाल देते हैं, फिर x2 बार ऊपर 2 डाल देते हैं। मतलब आप यहाँ से ये समझें कि ये जो कोऑर्डिनेट आपने देखे हैं, ये अगर x के 3 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो जाएं, यानी x के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 x2 xn हो जाएं, तो y के कोऑर्डिनेट को हम ऐसे शो करेंगे। दोनों को x में शो करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें नोटेशन कम यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने y का कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख दिया। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है, जिस पर्पज़ के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो क्या है, मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। आप स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे ख़त्म कर लूँ। ओके, तो ये हमारे पास है स्टूडेंट जो भी क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे देखें तो ये रिलेशन है बिटवीन, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये y कंपोनेंट है और ये इक्वल है x बार 1 इक्वल है x बार 1 इंटू ये
इस तरह से x2 जो है वो इक्वल है इसको, यानी कि x1 x2 इस तरह है और x3 है, ये तीनों कंपोनेंट आपको लिखने आने चाहिए। और इस तरह xn ये है। आप देखें ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं स्टूडेंट, इनको अगर हम कंबाइन करें तो वो एक ये बन जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 अप टू n, तो इसको हम लिख सकते हैं x बार ऑफ i, और इसको भी हम लिख सकते हैं x बार ऑफ i। और ये जो लिखा हुआ हमारे पास x1 x2 अप टू xn, ये सब में चूँकि कॉमन है तो ये टू द पॉइंट। तो आप देखें हमें नोटेशन सेम बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि हम तमाम टर्मिनोलॉजी को एक ही फॉर्म में ले, यानी कि इस सारी लाइन को हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट याद रखें कि अगर आप लोग x बार जो है, यानी ये जो y कंपोनेंट है उसको x कंपोनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखा, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इधर x है, x बार नहीं है, तो फिर इधर x बार आ जाएंगे। ये दोनों नोटेशन आपको होनी चाहिए। मतलब इस लाइन में चेंजिंग इतनी आएगी कि अगर यहाँ से x बार को हटा दें इस लाइन से, तो जब x बार को हटाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ से भी हटाएंगे और यहाँ पे जितने भी अंदर x है इन पे x बार डाल देंगे। तो ये जो है आपने दोनों तरह के कंपोनेंट लिखना सीखे हैं। अब स्टूडेंट असल हमारा जो टॉपिक है वहां पे हम आते हैं। तो कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है जिसका रैंक 1 हो। अब जो होता है टेंसर ऑफ रैंक 1 भी होता है, टेंसर ऑफ रैंक 2 भी। जो टेंसर ऑफ रैंक 1 होता है उसको बेसिकली हम लोग वेक्टर भी कहते हैं, जबकि टेंसर ऑफ रैंक 2 को वेक्टर नहीं कहा जाता। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ऐसे है कि अगर आप कंपोनेंट को इस फॉर्म में लिखें यहाँ पे और इसको गौर से देखें, या तो a बार ऑफ i लिखें। a बार ऑफ i आप समझते हैं कि ये बार जब हमने डाला था ये y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, और जब बार नहीं डालते तो x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है जिसमें अगर आप लोगों ने ऊपर बार डाला तो ऊपर ही बार डालें, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट कहते हैं। आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या है, तो आप ये लिख के दिखाएंगे ये लाइन कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है। कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका ये है कि ऊपर अगर बार है तो इसमें आपका तरीकाकार हमेशा ये होता है कि आपसे पूछता है कि ए जो है उसको लिखो कॉन्ट्रावेरिएंट में, तो आप पहली लाइन ही हमेशा यही लिखेंगे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, ये लिख के साथ में ए लिख लेंगे। ये लिखने के बाद अब चूंकि कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट की मिसाल ये होती है कि अगर यहाँ पे ऊपर आपने बार डालनी है तो ऊपर ही बार डालनी है, और अगर यहाँ पे आई आएगा तो यहाँ पे भी आप आई ही डालेंगे। तो ये होती है कॉन्ट्रावेरिएंट, यानी कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ ऊपर रखनी है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे जो है आपने, लेकिन जो है नीचे वो कंपोनेंट रखना है जो आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे जे और जे। तो ये है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट। बिल्कुल इसी एग्जांपल को लेके आप कोवेरिएंट पे जाएं तो आपको मैं यही एग्जांपल दूं। पहले आपने लिखना है ए जब आप लिखेंगे तो इसको आपको कहा जाता है कोवेरिएंट बनाएं। तो यहाँ पे तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स तो हमेशा आता ही आता है, ये है, और साथ में पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स के साथ यहाँ पे लिखी हुई जो टर्म है वो है ए। और अब आपने देखना है चूंकि है कोवेरिएंट, कोवेरिएंट में हमेशा इंडेक्स को नीचे लिखा जाता है। जब इंडेक्स को यहाँ नीचे लिखा जाता है, दूसरी साइड पे यहाँ पे आई है अगर तो वहाँ पे जे आता है और वो भी नीचे लिखा जाता है। ओके, इसके बाद अगर इसके ऊपर बार आएगी तो चूंकि हम कोवेरिएंट बना रहे होते हैं, और कोवेरिएंट में अगर बार ऊपर आ रही हो तो बार नीचे डाली जाती है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आई होता है वही कंपोनेंट नीचे लिखा जाता है, क्योंकि ये कोवेरिएंट है। कोवेरिएंट अब जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, जबकि ऊपर जो है वो इससे मैच करवाया जाता है। जो यहाँ पे लिखी हुई क्वांटिटी होती है जे, ये लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड से आप देख रहे हैं कोवेरिएंट को दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, इस तरह भी, इस तरह से, और इस तरह कॉन्ट्रावेरिएंट को भी। कोवेरिएंट में हमेशा आप जो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसको, यानी कि इसके ऊपर बार नहीं है तो आपने देखा कि नीचे बार नहीं है, यहाँ पे जे है तो नीचे जे है, जबकि ये दोनों चीज़ें हमने अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाई है। सेम ऐसे ही यहाँ पे बार है तो नीचे बार है, और यहाँ ये दोनों क्वांटिटीज हमने यानी जे अपने पास से इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ आई है तो यहाँ आई आएगा। ये जो क्वांटिटीज़ हैं थोड़ा सा आपको बैठ के इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ आएगी कि ये क्या है। आप स्टूडेंट एक बात की पॉइंट आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का डिफरेंस आपको पता हो, जिसका रैंक जो है वो 1 है, और साथ में ये है कि इस नोटेशन को लिखना और इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो है स्टूडेंट हमारे पास है कुछ जो एग्जांपल्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।